एक औसत दर्जे का शिक्षक बताता है, एक अच्छा शिक्षक समझाता है और एक बेहतर शिक्षक करके दिखाता है। और पटना के शिक्षक ने वह सब कुछ करके दिखाया है जिससे हम इन्हें एक बेहतर शिक्षक कह सकते हैं। इस बिहारी शिक्षक द्वारा लिखे गई किताब को एस चंद पब्लिकेशन छापता है। कई बच्चों की सफलता में इनका योगदान अहम है। एक सामान्य किसान परिवार से निकलकर एक सफल शिक्षक बनने तक क्या कुछ है, देखिए आगे इस बातचीत में। यह अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है और यह अकॉर्डिंग टू, अब मैं इशारा करूंगा, इशारा से पकड़ना। अकॉर्डिंग टू नो है ना, नो है ना, अकॉर्डिंग टू समनम है ना, समनम। नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी करेजा से आपका स्वागत करती हूँ और हमारे साथ एक लेखक और रीजनिंग के प्रसिद्ध शिक्षक मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। सर, आपका स्वागत है बिहारी करेजा पे। मेरा पहला सवाल ये है कि पिछले कुछ दशक से प्रतियोगी परीक्षाओं के बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक है कि समय के अनुसार बदलाव उचित है और परीक्षाएं बदल रही है, उसके पैटर्न बदल रहे हैं। लेकिन एक बात विद्यार्थियों के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, कभी कंसेप्ट और अवधारणा चेंज नहीं हो सकता है। जैसे इतिहास में कभी अकबर का जन्मदिन बदल नहीं सकता है, कभी परसेंटेज का डिफिनेशन नहीं बदल सकता है, उसी प्रकार क्वेश्चन का फॉर्मेट में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन अवधारणा में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थी को वर्तमान समय में डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने कंसेप्ट को निखारते हुए परीक्षा में उसको सही ढंग से प्रदर्शन करने की आवश्यकता है और बदलाव को एक चैलेंज के रूप में लेना है और उसको स्वीकार करते हुए परीक्षा को पास करने की कोशिश प्रयत्न जारी रखना है। धन्यवाद सर। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह इंजीनियरिंग के लिए कोटा और यूपीएससी के लिए दिल्ली जाते हैं, वैसे ही जनरल कंपटीशन के लिए बिहार में आते हैं, तो सारे स्टूडेंट आपके कोचिंग की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं? असल में है कि कोटा स्वाभाविक है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए अपना विशेष स्थान महत्व बना लिया है, लेकिन जनरल कंपटीशन के वास्ते स्वाभाविक तौर पर पूरे भारत में बिहार की राजधानी पटना अपना एक महत्व रखता है, उसका एक स्थान है, वैल्यू है। और यहाँ के विद्यार्थी काफी मेहनती होते हैं। उन्हें ग्रामीण सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उन्हें वहाँ बेसिक आधार का अभाव रहता है, लेकिन जो ही वो पटना में आते हैं तो उन्हें स्वाभाविक तौर पर अपने मेहनत का पता चलता है, अपने अंदर की ईमानदारी का पता चलता है और उसको पहचान करके अपनी तैयारी में लग जाते हैं। रही बात मेरी कोचिंग का, तो विद्यार्थी का मेरे प्रति लगाव है, मेरे प्रति प्रेम है, मेरे प्रति सहानुभूति है उनका, और जिस प्रकार से मैं उनको पढ़ाता हूं, उनको संतुष्ट करता हूं। पूरे भारत में जितने भी जनरल कंपटीशन से पद होते हैं, जैसे रेलवे है, एयरफोर्स है, बैंकिंग है, एसएससी है, हर जगह पर विद्यार्थी मेरे पढ़ाए हुए वहां काम कर रहे हैं। तो बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग जहां जहां मेरा विद्यार्थी पढ़ता है और उनसे कोई पूछता है कि मैं तैयारी कैसे करूं, रेलवे का कैसे करूं, एसएससी का कैसे करूं, तो दूसरे स्टेट के विद्यार्थी उनसे पूछकर मेरे पास आते हैं, अपनी तैयारी को करते हैं और एक सफलता स्वाभाविक तौर पर मुझे कई विद्यार्थियों को मेरे एडमिशन कराने के लिए, मेरे कोचिंग में लाने के लिए काफी होता है और मैं अपने विद्यार्थियों के प्रति काफी लगाव रखता हूँ, उनसे मेहनत करवाता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, होमवर्क देता हूँ, सिस्टमेटिक बनवाता हूँ, इसी कारण विद्यार्थी मेरी तरफ आकर्षित होते हैं, लोग आते हैं। सर, हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक रीजनिंग के टीचर होने के बावजूद भी इंग्लिश एडवांस और जनरल साइंस पढ़ाना आपके लिए और ऐसी किताबें लिखना कितना कठिन रहा है? थोड़ा सा एक क्रिटिकल प्रश्न है, विद्यार्थियों के भी मन में रहता है कि सर रीजनिंग के विषय को पढ़ाते हैं और अंग्रेजी, साइंस और मैथ्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं कि रीजनिंग कोई एकेडमिक पढ़ाई नहीं है। रीजनिंग का तर्क शक्ति हिंदी होता है, जो मानसिक परीक्षा का परीक्षण होता है। लेकिन स्वाभाविक है कि मैं भी एक विद्यार्थी ही रहा हूं अपने समय में, और अपने समय में मैं भी मैथ्स पढ़ा हूं, इंग्लिश पढ़ा हूं। तो नॉलेज कभी किसी को नाश नहीं करता है, बल्कि नॉलेज किसी व्यक्ति का और विकास को विकास देता है। तो मैं जब पढ़ा हूं, मैं भी मेरे अंदर में भी स्वाभाविक तौर पर मैथ्स छिपा हुआ है, अंग्रेजी छिपा हुआ है, लेकिन मैं एक ही साथ कई विषय को नहीं पढ़ा सकता था क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो मेरे मन में प्रश्न यह उठा कि जो विद्यार्थी को मैं सिर्फ एक विषय रीजनिंग पढ़ाता हूँ
और परीक्षा में सारे विषय पूछे जाते हैं, तो उसे मैं क्या करूं जिससे विद्यार्थी को परीक्षा में पास करने में सफलता हासिल, उसको अच्छी संसाधन मिले। तो मैंने उनके लिए मटेरियल तैयार किया और मटेरियल तैयार कर उसको बुक में परिवर्तित किया। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये सन पब्लिकेशन से बिहार के एक लेखक का, एक शिक्षक का किताब पब्लिश होता है और पूरे भारत में यह किताब बिकता है और राहुल सर के नाम से लोग जानते हैं प्रत्येक विषय के लेखक के रूप में। तो मुझे तो गर्व होता ही है। बिहार के विद्यार्थी भी इस बात से गर्व करते हैं कि हमारे सर केवल रीजनिंग ही नहीं बल्कि सभी विषयों को पढ़ाते हैं, जानते हैं और उसको विद्यार्थियों को देने का कोशिश करते हैं। जब कोई बाहर बैठा विद्यार्थी फोन करके पूछता है कि सर रीजनिंग वाले का अंग्रेजी का किताब कब आने वाला है, सामान्य विज्ञान का किताब कब आने वाला है, तो मुझसे ज्यादा बिहार के विद्यार्थी खुश होते हैं कि हमारे सर किसी एक क्षेत्र के नहीं है बल्कि सभी क्षेत्रों में अपने ज्ञान को, अपने दिशा को दे रहे हैं और पूरे विद्यार्थियों के लिए गर्व की बात है। लगातार 8 घंटे पढ़ाने के बावजूद भी आप इतने ऊर्जावान कैसे रहते हैं? क्या इसके राज है? ऐसा राज नहीं है। विद्यार्थियों का मुस्कुराहट, उसका रिजल्ट और प्रत्येक दिन जब कोई आकर कहता है कि मेरा एसएससी में हो गया है, एयरफोर्स में हो गया है, और जब उसका इकोनॉमिकल स्टेटस पूछता हूँ तो जब वह बोलता है कि मेरे घर पे मेरे छत छू रहे थे, मेरे पिताजी की हालत खास्ता था, और वैसा बैठा हुआ विद्यार्थी जब अपने सपने को मुस्कुराहट में ला करके मेरे पास रिजल्ट में तब्दील कर देता है तो उसकी मुस्कुराहट हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। और स्वाभाविक है किसी गरीब की मुस्कुराहट किसी भी ऊर्जा को प्रेरक कराता है और उसको थकान को दूर करने के लिए। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी किताब के माध्यम से हमें पता चला कि आप एक सामान्य किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो बचपन से लेके आज तक के संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल स्वाभाविक है कि मेरे पिताजी किसान है, एक साधारण किसान है और उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर था, लेकिन उनकी सोच बहुत सकारात्मक थी। जब मैं एक भाई और 2 बहन थे तो वो कहते थे कि जिस घर की लड़की पढ़ जाती है वो घर साक्षर हो जाता है। इसलिए मेरे दोनों बहन को कॉलेज के प्रति वो प्रेरित किए और कभी अब मैंने सोचा भी नहीं था, सपना में भी कल्पना भी नहीं किया था कि मुझे इतना बिहार में सम्मान और इज्जत मिलेगा, मैं सन पब्लिकेशन का राइटर रहूंगा। लेकिन वही गरीबी, वही संघर्ष मेरे लिए स्वाभाविक तौर पर हमेशा रास्ता बनाते चला गया। प्रत्येक दिन एक नई सूर्योदय को मैंने देखा और आगे बढ़ने की कोशिश किया। मेरे विचार से आने वाले भविष्य में आने वाले बच्चों को मैं यही संदेश दूंगा कि प्रत्येक जो सुबह होता है उसकी नई किरण से नई पहल की शुरुआत करो। कभी पीछे मुड़ कर मत देखो कि कल मैं क्या था, परसों क्या होने वाला है उसके बारे में कल्पना करो, उसके बारे में सोचो। वर्तमान को देखते हुए, भविष्य को संभलते हुए और आगे के बारे में अगर कल्पना करोगे, सोचोगे, तो जितनी भी गरीबियां हैं, जितने भी संघर्ष वो अपने आप दूर हो जाते हैं। अंदर से ईमानदार रहो, खुश रहो, आगे बढ़ने का कोशिश करते रहिए। तो मेरे भी जीवन में सारे संघर्ष आए थे, काफी झेला हूँ, काफी देखा हूँ, लेकिन उन सभी संघर्षों को झेलते हुए जब आगे आज निकल चुका हूँ तो उसको बार बार याद करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाली है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर उसको देखने से और आज में जब तुलना करता हूँ तो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है और आगे बढ़ने की और तमन्ना रहती है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि सरकारी नौकरी से लोगों को या बच्चों को जो क्रेज बढ़ रहा है उसको आप कैसे बता रहे हैं? देखिए, खास करके बिहार के बारे में बताना चाहता हूँ कि बिहार में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, यहाँ पर कोई प्राइवेट अपॉर्चुनिटी नहीं है। बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही एग्रेसिव होते हैं और गवर्नमेंट जॉब मेरे विचार से वर्तमान में भारत में जितने भी कंपटीशन होते हैं उसमें सबसे टफ कंपटीशन है। सबसे टफ एक कंपटीशन इस महीने में आप कह सकते हैं कि जैसे कोई मेडिकल का तैयारी करता है तो उसमें केवल एक सेक्टर होते हैं आईएससी के, उसमें भी वो 2 भाग में बटे होते हैं। उसमें आर्ट्स के विद्यार्थी नहीं होते हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी नहीं होते, साइंस के विद्यार्थी होते हैं। साइंस में भी पूरे साइंस नहीं होते, सिर्फ बायोलॉजी होते हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर में सिर्फ मैथमेटिक्स होते हैं। कॉमर्स करने वाले लोग सीए की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जनरल कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें हर सेक्टर के बच्चे आते हैं। आर्ट्स वाले भी आते हैं, साइंस वाले भी आते हैं, कॉमर्स वाले भी आते हैं, इंजीनियरिंग करने वाले, एमबीए करने वाले लोग भी तैयारी करते हैं। तो स्वाभाविक है कि भारत का सबसे टफ एग्जाम है और बिहार के बच्चे बहुत ईमानदार होते हैं पढ़ाई के प्रति, लेकिन वो कभी प्रतिभा को निखार नहीं पाते हैं और सरकारी नौकरी में उनको प्रतिभा निखारने की
स्वाभाविक तौर पर मौका मिलता है, यहाँ सिक्योरिटी ऑफ जॉब मिलता है, उनको लगता है कि यहाँ पर हमारा लाइफ संभल जाएगा, जीवन भर मुझे किसी प्रकार के से किसी के पास हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बिहार के बच्चे सरकारी नौकरी को काफी प्रतिष्ठा मानते हैं और खास करके बिहार में सरकारी नौकरी को एक प्रतिष्ठित जॉब के रूप में गिना जाता है, क्योंकि प्राइवेट में और सरकारी में एक अंतर है कि वहाँ के लोग कहते हैं कि आप क्या करते हैं और यहाँ के लोग कहते हैं क्या करते हैं। प्राइवेट में जॉब कहा जाता है जबकि यहाँ सर्विस कहा जाता है। तो बिहार के लोग सर्विस प्रोड्यूस करना काफी पसंद करते हैं, सेवा प्रदान करना ज्यादा जानते हैं, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में लोग ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और इसी में तैयारी करके अपना आनंद उठाते हैं। तो सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप एक प्रसिद्ध शिक्षक होने के नाते आजकल के बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों को यही बोलूंगा कि अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, अपने अंदर के डर को निकाले रखो, साहस के साथ आगे बढ़ो, ईमानदारी से लगनशीलता से आगे बढ़ने का कोशिश करो। पीछे मुड़ कर मत देखो कि कल मैंने क्या किया था, आगे देखो कि परसों क्या होने वाला है। मैंने मैट्रिक सेकंड डिवीजन से पास किया कि इंटर सेकंड डिवीजन से पास किया, ये कोई महत्व नहीं रखता है। कल तुम किस काम को कर रहे हो, उसमें अपना कितना 100% दे रहे हो, तो पीछे को भूलते हुए आगे की ओर देखो, हमेशा नई रास्ता बनाने की कोशिश करो, हमेशा तुम आगे निकलते जाओगे और जीवन तुम्हारा सफल होते जाएगा। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके